आज हम लोग बात करेंगे कि जो आपके लगातार टेस्ट हो रहे हैं उस टेस्ट में आपको किस तरीके से अपीयर होना है, कैसे शामिल होना है आपको टेस्ट में, उसके विषय में आज पहले बात होगी। ठीक है, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा सभी बच्चों के लिए जो लोग भी परीक्षा देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मेरे संस्था में जो है आपको OMR शीट इस रूप में दिया जाता है जो आप सभी को मिलता होगा। इसमें आपको सबसे पहले खंड में रोल कोड भरना है। ठीक है ना, तो रोल कोड जो आपके स्कूल का हो, जैसे कि आप लोग अपने स्कूल का रोल कोड बताइए तो 54 आपका रोल कोड हो गया। ठीक है, अभी खंड बनाए गए हैं, ऐसे बनाया गया है जी। अब यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। 1 का खंड होगा, 2 का खंड होगा, 3 का खंड होगा, 4 का खंड होगा, 5 का खंड होगा। तो 5वें नंबर वाले गोलों को क्या करना है, घेरना है। फिर चौथे नंबर वाले गोलों को रंगना है, फिर तीसरे वाले को रंगना है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको पहले रोल कोड रंगना है और रोल नंबर जो आपको कोचिंग में प्रोवाइड किया गया है उस रोल नंबर को रंगना है। ठीक है, सब्जेक्ट कोड में जो है सब्जेक्ट के कोड आपको दिया जाएगा, उस कोड को आपको रंगना है। जैसे कि मान लीजिए सब्जेक्ट कोड में क्या होता है, हिंदी का सब्जेक्ट कोड हो जाएगा HI HND। या मेरे यहाँ जो टेस्ट होने वाली है इसकी बात हो रही है, जो आपका फाइनल एग्जाम जो मतलब बिहार बोर्ड में जो होगा वहां पे आपको निर्देश दिया गया होगा। अभी ना कि आप यहाँ पे मैं जो बता दे रहा हूँ आप इसी चीज को रट लीजिए और वहीं पालन कीजिए। तो कहीं अगर रोल कोड बदल गया, मतलब रोल नंबर अगर मतलब का बदल गया तो आपको दिक्कत हो सकता है। रोल कोड तो नहीं बदलेगा, रोल नंबर में दिक्कत हो सकता है। फिर जैसे कि हिंदी का आपका परीक्षा होने वाला है तो इसका कोड होता है HND, तो H वाले खंड को रंग दीजिए, N वाले खंड को रंग दीजिए। मैथ का होता है तो MAT इसका कोड होता है। समझ रहे बातों को, तो उसके हिसाब से आपको उसको रंगना है। फिर उसके बाद पंजीयन संख्या, इसके बाद जो अब आपका हिंदी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको अपना पंजीयन संख्या पंजीयन भी लेकर के आना होगा, उसका फोटो कॉपी करा करके, क्योंकि पंजीयन संख्या भी आपको रंगने होंगे। और जो बच्चे 9th में है या 8 या 7th में है उनको पंजीयन संख्या मतलब रंगने की जरूरत नहीं है। शांति से क्लास सुनिए, डाउट नहीं रहेगा। ठीक है ना, पहले क्लास को समझ लीजिए उसके बाद बात कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपको जो गोलक रंगना है, जो गोलक आप रंग रहे हो वो एकदम पूरा भरपूर, पूरा मतलब अंदर तक पूरा एकदम होना चाहिए। ठीक है, ना थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए और ना ही थोड़ा अंदर खाली बचना चाहिए। और गोलक को रंगते समय आपको एकदम बिल्कुल सावधानी बरतनी है कि थोड़ा भी बाहर ना निकले। नहीं तो यहाँ तो मैं चेक करता हूँ तो किसी तरीके से नंबर आपको दे देता हूँ, लेकिन जब आप मतलब परीक्षा देने के लिए जाइएगा तो वहां आपको परेशानी हो सकती है। और यदि आप ज्यादा बाहर निकालिएगा या अंदर छोड़िएगा तो मैं उसे काट भी सकता हूँ। अगले बार से जो है आपकी पेपर जो है पेंडिंग में भी जा सकते हैं अगर गोलक अच्छे से आप नहीं रंगते हैं। फिर इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, अपना विषय का पूरा नाम लिखना है, फिर अपना अनुक्रमांक भी इसमें लिखना है, या जिसका भी है उन्होंने यहाँ पे अनुक्रमांक को शब्दों में लिखना है। ठीक है, ऊपर यहाँ पे खंड में तो अंकों में लिखना है, फिर यहाँ पे शब्दों में लिखना है, फिर परीक्षार्थी का यहाँ पे हस्ताक्षर भी करना है। उसके बाद इतना काम पूरा करने सबसे पहले आपको जो अपना OMR शीट है उसको अच्छे से भरना है। OMR शीट को भरने में तनिक भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि यही जो है अगर सही होगा तो आपका अगर 1-2 नंबर कम या ज्यादा भी होगा तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर यह सही नहीं हुआ तो आप सीधे पेंडिंग में आपका रिजल्ट चला जाएगा। इसलिए OMR शीट को अच्छे से भरने की कोशिश करें। जो भी बच्चे क्या है कि मतलब 2023 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही जरूरी है और वही लोग OMR शीट को अच्छे से भरने की कोशिश करें, जैसे बताया गया है वैसे भरने की कोशिश करें। हालांकि वह किसी भी संस्थान में या किसी भी मतलब शिक्षक के पास पढ़ते होंगे तो वहाँ पे टेस्ट होता होगा और टेस्ट के समय में आपको बताया जाता होगा, लेकिन आप उसको ध्यान में रखने की कोशिश मतलब ध्यान में रखने की कोशिश करें कि ये चीजें सबसे जरूरी है, सबसे अनिवार्य है ये सभी चीजें। क्वेश्चन आपका एक छूट भी गया तो कोई बात नहीं होगा, लेकिन यदि आपका रोल कोड या रोल नंबर छूट जाता है तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए OMR शीट को अच्छे से भरने की कोशिश करें। ठीक है, फिर आगे जो है अब आती है क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रंगने की। तो रंगने वाली स्थिति को भी मैंने आपको बताया है आपको। ठीक है ना, बॉल पेन का इस्तेमाल करना है, जेल पेन का उपयोग जो है मतलब परीक्षाओं में नहीं करनी है। रंगने के लिए आपको काले या ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, जो उसको रंगना है आप पहले से पेन को फ्री कर लीजिए और फ्री पेन से ही मतलब रंगने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नया पेन का जब आप इस्तेमाल करते हो तो वह थोड़ा सा स्लो चलता है, थोड़ा टाइट भी चलता है।
फ्री नहीं हुआ रहता है, इसलिए उसको पहले पेन को खरीद करके पहले कुछ और लिख लीजिए, उसके बाद उस पेन से टेस्ट देने के लिए आइए, या परीक्षा में भी लेके जाना है तो आपको लेके आना होगा। ठीक है, यह तो हो गया आपके परीक्षा में OMR शीट से संबंधित बातें। अब जो है ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें, ठीक है, और एक नंबर के सामने ही एक नंबर वाला आंसर डालें, ज्यादा हबड़ाएं नहीं, ये तो परेशानी हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि एक नंबर जो है लाइन देखेंगे नहीं, मतलब रंगना हो, एक का डी रंग देंगे, दो का डी, तो इससे यह समस्या होगा कि एक नंबर तो आपका जाएगा ही, दो भी गया हवा खाने, अगर वो दो मतलब दो का डी आंसर नहीं हुआ तो, समझ रहे हैं। तो इन सभी बातों पर ध्यान दीजिए, इसको लाइन को पकड़िए, यहाँ एक से पकड़िए, बी में जाना है, सी में जाना है, और तब उसके बाद उसको रंगने की कोशिश कीजिए। पहले आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन पढ़िए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक सवाल है, मतलब जो पेपर है, यकृत में निम्न में से कौन सा रस निकलता है, इसका आंसर होगा पीत रस। ठीक है, तो पीत रस होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप एक बार इसमें ए रंग लीजिए, टिक लगा लीजिए, तब उसके हिसाब से तब इसमें रंग लीजिए। नहीं तो 1 से लेकर 50 तक जितने आपको रंगने हैं उतने पहले टिक लगा लीजिए, और टिक लगाने के बाद तब उसको रंगने की कोशिश कीजिए, लेकिन थोड़ा सा जल्दी कीजिए, क्योंकि आप रंगने में ही मत रह जाइए, क्योंकि अभी इधर उधर उतरिए लहू उतरिए, क्वेश्चन भी अभी बहुत ज्यादा बाकी रहता है। ठीक है, इस पर और तो इसकी प्रैक्टिस तो आप बार बार टेस्ट दीजिएगा तो हो ही जाएगा कि कैसे करना है, समझ रहे बातों को। तो इन सही बातों पर ध्यान देकर के आपको करना है। और ऑब्जेक्टिव को मैंने इस 10th क्लास वाले जो टेस्ट हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव को मैंने अभी जो है सुबह में वीडियो डाला है, जिससे मैंने ऑब्जेक्टिव को कराया था। अब सब्जेक्टिव के विषय में हम अभी आपको बताएंगे कि आपको सब्जेक्टिव कैसे लिखना है। ठीक है, अब तब उसके बाद उसको लिख करके आप लाइए, कल चेक होगा कि आप कितना अच्छा से लिख पा रहे हैं। तब उसके बाद मैं अपने वीडियो में जो आपको लिखने के तरीके को सिखाऊंगा। फिलहाल आप देखिए, जैसे कि आपको अब खंड क का आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया, तो अब आपको खंड यहाँ पे जब बनाने से पहले ऊपर जो है लिखिए खंड ब। ठीक है, खंड ब में क्या है आपका भौतिक शास्त्र, इन सभी बातों को लिखिए। भौतिक शास्त्र का आप क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, भौतिक शास्त्र का लघु तरीके क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, यहां लिखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने के बाद यदि आपको एक नंबर सवाल लिखना है, एक नंबर यदि आपको सवाल लिखना है, तो नीचे आकर के लिखिए यहाँ पे बीच में प्रश्न संख्या 1। अपने हिसाब से नहीं, क्वेश्चन में जो दिया गया, जैसे कि एक लिखने का मतलब कुछ लोग ऐसे एक लिख देगा, कुछ लोग ऐसे एक लिखेगा, कुछ लोग ऐसे एक लिख देगा, ऐसे नहीं लिखना है। क्वेश्चन में जो नंबर दिया गया है उसी हिसाब से आपको लिखना है। क्वेश्चन में जो आपको एक लिखा हो, रोमन में दिया हो या संख्या में दिया हो, वही एक आपको लिखना है। तो क्वेश्चन में आपका यह वाला एक दिया है, यह एक सही है, ये दोनों एक गलत है। समझ गए बातों को। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप काम कीजिए। प्रश्न का एक लिखना है, तो प्रश्न संख्या में क्या दिया गया। अब यह ध्यान देना है कि जब ये लघु तरीके है, 2 अंक का है, तो इसको आप 2 अंक के क्वेश्चन को आप 4 पन्ने 5 पन्ने में या 3 पन्ने में लिखने की कोशिश मत कीजिए। 2 अंक का जो है वह 100 से लेकर के मतलब 120 शब्द इसके लिए ज्यादा हो गया। हालांकि परीक्षा में जो 80 से 100 शब्दों के बीच, 60 से 80 शब्दों के बीच लिखने के लिए कहा जाता है, लेकिन अब 100 से 120 ज्यादा हो गया। इससे ज्यादा लिखते हैं अगर तो बोरिंग हो सकता है आंसर। ठीक है, उसको शॉर्टकट में मतलब उसको सही तरीके से मतलब लिखने की कोशिश कीजिए। अब आप ये सोच रहे हैं कि 2 पन्ने में लिखने से क्या क्या दिक्कत है, क्या हानि है, तो बहुत सारा हानि है। सबसे पहला हानि तो यह है कि आप ज्यादा लिखिएगा तो ज्यादा गलती होने की संभावना है, कहीं अशुद्धियां ज्यादा हो गई तो आपके नंबर भी कट सकते हैं। इसलिए जितना कहा जाए उतना ही कीजिए, ज्यादा लिखने की गरज नहीं है। सवाल है कि अपवर्तन के नियम को लिखें, चित्र द्वारा दर्शाएं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अपवर्तन के नियम को लिखना था। तो कुछ बच्चों ने क्या किया है कि अपवर्तन किसे कहते हैं ये भी लिख दिया है, अपवर्तन किसे कहते हैं ये तो पूछा ही नहीं गया। पूछा गया कि अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, तो सीधे आपको लिखना चाहिए था कि अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं या इस प्रकार है। पहला नियम कि अपवर्तन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या दोनों आपस में बराबर होता है, और आपतन कोण अपवर्तन कोण आपतित
अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, यह तीनों एक ही क्या होते हैं, समतल में स्थित होते हैं। यही दो नियम लिखने थे और एक फोटो बना करके, कांच की सिल्ली बना करके उसको उस पे दिखा देना था, इतना काम करना था। तो आप इतना न करके आप अपवर्तन किसे कहते हैं ये भी लिख दीजिए, और तब ज्यादा गलती हो जाए उसमें। तो 2 नंबर का सवाल था और कहीं 2 गलती हो गया तो 1 नंबर तो अब कैसे ही कट जाएगा। इसलिए जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखने की कोशिश करें। और वैसे भी इसमें 2 मतलब हम लोग अपने तरफ से बना दिए हैं, तो सिर्फ ये अगर परीक्षा में आएगा तो सिर्फ इतना ही आएगा कि अपवर्तन किसे कहते हैं, यानी तो अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, सिर्फ इतना ही आएगा। ज्यादा परीक्षा में आपको तामझाम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा तामझाम लगा देते हैं कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ा सा और ज्यादा हो जाए। मान लीजिए अगर आप कोई फंक्शन करते हैं, 10 आदमी को अगर आपको भोजन कराना है तो आप 12 आदमी की मतलब तैयारी करते हैं। उसी प्रकार अगर आपको 100 नंबर में 80 या 90% आपका टारगेट है तो आपको 95% के स्तर की तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, अगर परीक्षा में सिर्फ अपवर्तन का जो है फिगर बनाने के लिए आ जाए तो सिर्फ फिगर बना करके छोड़ दीजिए। फिगर बनाइए, पेंसिल से बनाइए, साफ सुथरा बनाइए, सुंदर बनाइए और उसको नामांकित जरूर कीजिए। कभी कभी कहता है कि नामांकित चित्र बनाएं, अर्थात नाम लिख करके चित्र बनाने पड़ते हैं। तो इन सभी बातों को समझ करके बनाने की कोशिश कीजिए। आगे गोली दर्पण क्या है, एक गोली दर्पण की योग्यता त्रिज्या 20 cm है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पे गोली दर्पण बनाना है तो गोली दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है, बस इतना ही काफी था, वही आंसर था। और एक अगर आपको ज्यादा बनाना है तो गोली दर्पण का एक फोटो आप बना सकते हैं कि यह जो गोली दर्पण हो गया। ठीक है, खोखला गोला का एक हिस्सा होता है जिसे हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। तो अब इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 cm है। तो अब आपको जब इसको बनाना है तो यहाँ पे केंद्र रख करके यहाँ पे वक्रता त्रिज्या 20 cm कर दीजिए। फोकस क्या होता है, तो यहाँ पे प्रकाश किरणें चलती हैं और एफ से होकर गुजरती हैं, तो यह एफ इसका फोकस हो गया, या सी हो गया या पी हो गया। ठीक है, तो अब पूरा 20 है तो यह 10 हो जाएगा, यह 10 हो जाएगा। मतलब गणित के हिसाब से अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से करिए। और इसी तरीके से आप बनाने की कोशिश, जैसे कि आपको कहा है उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी और आवर्ती प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो उत्तल दर्पण बना करके तब उसको आपको लाइन खींच करके आभासी स्थिति को दिखाना होगा। जितना कहा जाए उतना ही कीजिए। मानव आंख में दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, बस इतना ही बात हो रहा था। तो अधिकतर बच्चों ने मानव दृष्टि दोष भी लिख दिया, दृष्टि दोष के 4 प्रकारों को लिख दिया, और प्रकारों का कैसे निवारण होगा ये भी लिख दिया। अरे पागल, इतना पूछा ही नहीं गया भाई। पूछा गया सिर्फ कि मानव दृष्टि दोष, मानव दृष्टि मतलब मानव में दृष्टि दोष क्या होता है। तो ठीक सिर्फ आपको इतना ही लिखना था कि मनुष्य के नेत्र में किसी भी स्थिति के कारण जो दोष उत्पन्न हो जाए कि उसे नजदीक की वस्तु या दूर की वस्तु देखने या मतलब में थोड़ी सी दिक्कत होती हो या ज्यादा दिक्कत होती हो तो दृष्टि दोष कहलाएगा। ठीक है, इसके बस 4 प्रकार हैं, चारों प्रकार का नाम लिखना था। आप लोगों ने क्या किया, चारों प्रकार को लिख दिया, प्रकार का निवारण कैसे हुआ सब लिख दिया, और उसमें कहीं के अशुद्धियां हो गई, 2 में आपको 1 नंबर प्राप्त हो गया, 1 नंबर कट गया, लिखने के बाद भी नंबर कट गया। तो जितना कहा जाए उतना करो। ठीक है, और इस चीज को जरूर लिखो, भौतिक शास्त्र प्रश्न क्या 1, उसके बाद इस बातों को जब तक तुम अब जैसे कि मान लो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन यहाँ लिखे हो, अब इसमें तो लघुत्तरीय मतलब लघुत्तरीय लिखे हो, इसमें अब दीर्घोत्तरीय डाल दो तो गलत हो जाएगा। फिर जब दीर्घोत्तरीय लिखना हो तो दीर्घोत्तरीय लिखो, रसायन लिखना हो तो रसायन लिखो। और यह काम कभी मत करो ये 1 नंबर इसमें लिखा, फिर अब 10 नंबर लिख दिया, फिर कुछ देर के बाद 2 नंबर लिख दिया। इससे क्या होगा कि जो पेपर होता है आपका, जो परीक्षा का जो पेपर होता है वो इतनी मोटी मोटी पेपरें होती है, मतलब 30 पन्ने 25 पन्ने 20 पन्ने की होती है। अब जो चेक करने वाला आदमी है पहले 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा तब तुमको चेक करेगा, फिर अब 10 नंबर पे जाएगा दौड़ के, फिर वहां चेक करेगा, फिर वहां से अब 10 से तुम एक बार 5 गोल गोल घुमा रहे हो, कभी 1 देखो, कभी 5 देखो, कभी 10 देखो। कहीं अगर गुस्सा कर लिया, गुस्सेला आदमी हो, गुस्सा करके नंबर काट ले तो मजा आ जाएगा, आएगा ना। हाँ आ जाएगा। चलिए इस तरीके से अब जब दीर्घोत्तरीय लिखना है तो दीर्घोत्तरीय लिखो, भौतिक शास्त्र दीर्घोत्तरीय, प्रश्न संख्या 7 वगैरह। लाइन को छोड़ो, थोड़ा सा डिजाइन थोड़ा सा अच्छा खासा बनाओगे, दिखने का पेज मन करे अच्छा दिखे। हालांकि मैं इसका पीडीएफ बना करके, इस क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ बना करके आपको मतलब एक वीडियो डालूंगा जहां से आप देख लीजिएगा कैसे लिखा जाएगा। मैं तो मतलब फिलहाल हमको पैटर्न बताना है कि आपको कैसे परीक्षा में शामिल होना है, समझ गया। इस तरीके से जब भौतिकी का काम समाप्त हो जाए तो आपको जब रसायन का काम करना हो तो रसायन का लिख करके तब फिर उसकी लघुत्तरीय, फिर जीव विज्ञान, मतलब ये सब आप समझ चुके हैं। आप यह भी समझ गए कैसे लिखना है। अगर दीर्घोत्तरीय लिखना है तो दीर्घोत्तरीय को विस्तारित करो,
दीर्घ उत्तरीय में जो सवाल पूछा जा रहा है उसको विस्तारित करने की कोशिश करो। जैसे कि यहाँ पे दिया है दीर्घ उत्तरीय में ओम का नियम लिखें, तो पहले ओम का नियम क्या कहता है उसको लिख दो। सत्यापन के लिए जांच करें, ओम के नियम को किसने कहा उसको लिख दो। उनका जन्म कब हुआ उसको लिख दो। उन्होंने कब ओम का नियम प्रतिपादित किया ये सब लिख दो। ठीक है, फिर उसके सत्यापन के लिए एक प्रयोग करके दिखाओ। प्रयोग में जो विधि है उस मतलब प्रयोग विधि को लिखो। प्रयोग में जो चीजें लगाई गई हैं उसको लिखो। ये सब लिखने उखने के बाद जो तुम जिस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हो, जो मेन तुम्हारा पॉइंट है, उस पॉइंट को अलग लिख दो। यहाँ ओम का नियम, जैसे कि आज जब सवाल लिखते हो तभी तुम अगर ओम के नियम का, अगर ओम के नियम के संस्थापक मतलब जो ओम के नियम को जिसने प्रतिपादित किया था उनका नाम लिखना है, तो उनका नाम थोड़ा सा हाईलाइटेड करो, थोड़ा सा बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखो, थोड़ा मोटा अक्षर में लिखो। समझ रहे हो बात? इन सब चीजों पे ध्यान दो कि जो चेक करने वाला है उसका ध्यान जो है मेन मुख्य मुख्य पॉइंट पर जाए, तब ना जाकर के तुम्हारी बातों को समझेगा। ये तो तुम एक तो लिखोगे 2 नंबर, फिर लिखोगे 20 नंबर, फिर लिखोगे 15 नंबर। एक तो तुम दौड़ा रहे हो पेपर में, कभी दौड़ के कोई 5 नंबर देखेगा, कभी कोई दौड़ के 2 नंबर देखेगा, फिर दूसरे में तुम ऐसा लिख दो कि उस दिखाई ना दे उसको, तो फिर कैसे चेक करेगा, कैसे तुमको नंबर देगा। और ये सारी प्रक्रियाएं जो है मैंने सिर्फ 10वीं वर्ग के लिए ही नहीं, 9th 10th या 9th के भी कोई पेपर तो दीजिए, 9th में भी अगर आता है, अगर आपको सवाल जैसे कि पदार्थ की परिभाषा दें एवं पदार्थ के कणों की विशेषता को लिखें, इसमें हम लोग का अपना पेपर तो हम लोग ज्यादा बना दिए हैं, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, बस एक ही होगा पदार्थ की परिभाषा दे, बस इतना ही होगा 2 नंबर में, बस इतना ही होगा, लेकिन हम लोग बना दिए हैं तो कोई बात नहीं। अब पदार्थ की परिभाषा दें, ठीक है, तो पदार्थ किसे कहते हैं आपको लिख देना है। अब पदार्थ की विशेषता बताना है तो थोड़ा सा इसमें अपना मैजिक लगाओ। कैसे लगाओ? वेन डायग्राम के माध्यम से भी बना सकते हो तुम। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो पदार्थ, ठीक है, इसको थोड़ा सुंदर 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 डिजाइन बना दो। इसकी विशेषताओं को लिख दो। पहली विशेषता जो इसमें होगी कि हाँ पदार्थ में भार होता है, जगह मतलब घेरता है, जिसमें मतलब जो भी चीजें हैं, भार का एक उदाहरण दे दो कि भार क्या होता है, जगह घेरने का उदाहरण दे दो। मतलब थोड़ी सी इस अलग डायग्राम के माध्यम से बनाने की कोशिश करो। आपका पदार्थ का परिभाषा ऊपर हो गया और ये खाली डायग्राम बना दिए आप। 2 नंबर का है तो क्या लिख देंगे 2 नंबर के लिए, ज्यादा लिखेंगे तो गलतियां ज्यादा होगी, और सिर्फ पॉइंट वाली बातें लिखेंगे तो गलतियां कम होगी, नंबर फैंटास्टिक मिलेगा, तरीका भी आपका बेहतर होगा, अलग होगा, यूनिक होगा, तो यूनिक नंबर भी आपको प्राप्त होगा। मुझे आशा है कि आज की वीडियो में अपनी बात को समझा होगा। अब मैं चाहूंगा कि जो अभी टेस्ट हुआ है विज्ञान का, 9th का 10th का और 12th का जो हिस्ट्री हुआ है, इन तीनों सब्जेक्टों का जो है आप लोग आंसर खुद से लिख के लाएं, और ऑफलाइन क्लास में मैं क्लास में चेक करूंगा, और जिसका आंसर हमको अच्छा लगा उसके आंसर को पीडीएफ बना करके मैं उसे समझाने का प्रयत्न करूंगा। और यदि अगर आप में से किसी का आंसर सही नहीं हुआ तो मैं उस आंसर को अपने तरीके से बनवा करके वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और इस तरीके से अभी आपके 2-3 महीने हैं परीक्षा में, 3-4 महीने हैं, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि आने वाले समय में आप बेहतर से बेहतर मतलब लिख पाइएगा, और अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त मतलब कीजिएगा, और अपने माता पिता और अपने समाज का नाम मान सम्मान को और अधिक ऊंचा कीजिएगा। इसी के साथ आज का मेरा यह क्लास समाप्त होता है। मैं अगले क्लास में अगले वीडियो को लेकर के मिलूंगा।